हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के सामान्य ज्ञान में जीव विज्ञान का पार्ट 1। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन का आधार है। तो दोस्तों, जीवन का आधार है जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल वह है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो कोशिका भित्ति, रिक्तिका और लवक होते हैं, माने कि ये सभी जो कोशिकांग होते हैं सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है वह होती है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन से पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों, किसी कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो दोस्तों, जो कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है वह गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो दोस्तों को जो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है यह क्रोमोसोम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो दोस्तों, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ये आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जीन होता है यह गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली किसने दिया। तो दोस्तों, डीएनए का जो द्विगुणित कुंडली होता है या स्ट्रक्चर होता है यह दिया वाटसन एवं क्रिक महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा। तो दोस्तों, अगर मनुष्य में पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स गुणसूत्र मिलता है तो इसके मिलने से पुत्र का जन्म होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो दोस्तों, ये किया था एच.जी. खुराना ने, माने कि हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो दोस्तों, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लेमार्क महोदय। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। तो दोस्तों, जो सामने वाले चपटे दांत होते हैं ये मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं होते हैं, बाकी निकटेटिंग पर्दा, करड़ाव मांसपेशियां और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये सब जो होते हैं मनुष्य के अवशेषी अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों, डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं। तो दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं इसके लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्यों में आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो होते हैं वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया, माने कि ये सभी जो रोग होते हैं ये मनुष्यों में आनुवांशिक रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है। तो दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है, मतलब कि जो खून का थक्का होता है थक्का जम नहीं पाता है और खून लगातार बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो डॉल्फिन है यह स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि यह है ऑस्ट्रिच,
जो ऑस्ट्रिच होता है यह सबसे बड़ा पक्षी होता है, लेकिन यह उड़ने में असमर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा चमगादड़ है यह नियततापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं यह जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पौधों और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है उसके रूप में जाना जाता है युगलीना। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों जो पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वह खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों स्तनियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है बकरी में, मतलब कि जो बकरी होती है इस जंतु में जो रक्त का तापमान होता है यह सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे? तो दोस्तों जो डायनासोर थे ये मेसोजोइक सरीसृप के वर्ग से थे। अगला क्वेश्चन है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं? तो दोस्तों लार ग्रंथि में जो होता है जो विष ग्रंथियां होती हैं ये परिवर्तित होती रहती हैं विषैले सर्पों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो दोस्तों जो फ्लाइंग फिश है यह एक वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है, शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों जो शीतरक्तीय प्राणी है यह है सर्प, छिपकली और मेढक, माने कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों जो एपिथेलियमी होते प्रकार के ऊतक होते हैं यह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों जो एपिथेलियमी ऊतक होता है यह घाव भरने में सहायक होता है और इसे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो दोस्तों जो ऊँट के पीठ पे कुबड़ बना होता है वह वसी माने कि वसा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो दोस्तों जो रक्त है माने कि ब्लड ये ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, प्रोटीन और हड्डियाँ, माने कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों जो रक्त है यह संयोजी प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में जो इच्छानुसार गति करने वाले अंग होते हैं उनमें रेखीय ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है पेशियाँ या फिर पेशी। अगला क्वेश्चन है, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों जो चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है वह ऊतक है तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है वह संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों रक्त में उपयोग हेतु जो अधिकतम पोषक तत्व होते हैं वह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है जांघ में, मतलब कि जांघ की हड्डी होती है यह सबसे मजबूत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो दोस्तों जो पित्त होता है यह यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है यह एमिनो अम्ल में बदल जाता है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर माने कि यकृत। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दोस्तों जो पेस मेकर होता है इसका कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो दोस्तों जो धमनी की भित्तियां होती हैं इन पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो दोस्तों ये होता है 72 बार। मतलब कि जो स्वस्थ आदमी होता है या मनुष्य होता है उसका जो हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह है लोहा। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त में जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। मतलब कि ऑक्सीजन ले जाने का जो काम है वह हीमोग्लोबिन का है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो लाल रक्त होते हैं इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके द्वारा विरुद्ध होता है? तो दोस्तों जो एंटीबॉडी होती है इसका मुख्य कार्य अवरुद्ध या विरुद्ध होता है संक्रमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो दोस्तों जो AB है यह जो रक्त समूह होता है यह सर्वाग्राही होता है। और अगर हम सर्वदाता की बात करें तो दोस्तों हमारा जो O रक्त समूह होता है यह सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों जो हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा होती है इसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों जो रक्त का शुद्धिकरण होता है यह किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो दोस्तों शरीर में गैसों का जो विनिमय होता है वह फेफड़े में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण केंद्र होता है वह कशेरुकी रज्जु में होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो दोस्तों जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं इनमें सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो दोस्तों जो निषेचन की क्रिया होती है यह होती है अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो दोस्तों जो अपरा पोशिका होता है इसके द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो दोस्तों जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है यह पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के सामान्य ज्ञान में जीव विज्ञान का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो जो हमारे चैनल पर अभी नहीं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने जीव विज्ञान के अगले पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।